हेलो गाइस, तो आज है 7th वीडियो, ये 7th डे पे अपलोड हो रहा है। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, 1991 का फेज अभी चल रहा है, मतलब कि अपन बात कर रहे हैं 1991 के फेज की। लिबरलाइजेशन आप पिछले वीडियो में 6th वीडियो में पढ़ चुके हो। बचा क्या है? प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। प्राइवेटाइजेशन से मैं शुरू कर रहा हूं। प्राइवेटाइजेशन वर्ड सुन के दिमाग में क्या चीज आ रही है आपके? प्राइवेट सेक्टर। अर्बनाइजेशन वर्ड सुनते हो तो क्या आता है? अर्बन सेक्टर की बढ़ोतरी हो रही सर। मॉडर्नाइजेशन सुनते हो तो क्या आता है? मॉडर्न सेक्टर सर बढ़ रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन सुन रहे हो तो सर प्राइवेट सेक्टर की जब बढ़ोतरी आई 1991 में, ये हुआ है, सरकार द्वारा किया गया है। किसमें? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। सो गाइस, प्राइवेटाइजेशन एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट है जिसमें सरकार ने अपनी कंपनियां, मतलब अपनी पब्लिक सेक्टर कंपनियां बेचना चालू कर दी प्राइवेट सेक्टर को। बेचना चालू कर दी मतलब, हां, बेचना मतलब उसमें सारा मैनेजरियल कंट्रोल शिफ्ट करना चालू कर दिया। कंपनी के बहुत सारे शेयर 60%, 70% प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। भाई टाटा, बिरला, अंबानी को बोला भाई ये लो कंपनी, आप लोग चलाओ, आप लोग जीडीपी बढ़ाओ। ये सब चीजें करी प्राइवेटाइजेशन में। मतलब एलपीजी तीनों का मकसद एक ही है, सोचो, प्राइवेट सेक्टर को वेलकम करना और देश को दूसरे देशों के साथ जोड़ना। अभी प्राइवेटाइजेशन में क्या क्या किया गया वो अपन पढ़ेंगे, बट सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन टॉपिक को डिटेल कर लेते हैं। प्राइवेटाइजेशन होता है थ्रू द टूल डिसइन्वेस्टमेंट। इट इज अ टूल, डिसइन्वेस्टमेंट इज अ टूल फॉर प्राइवेटाइजेशन। डिसइन्वेस्टमेंट सर क्या है? जब किसी भी कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर्स बेच दिए जाए, किसको? प्राइवेट सेक्टर को, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसको वापस निकालने को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अब देखो आप लोग एग्जांपल लो, सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूं मैं आपको, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन। ये सर क्या बोल रहे हो? 1991 से पहले बीएसएनएल का नाम था भारत संचार निगम लिमिटेड, नाम सुना होगा। ये प्राइवेट सेक्टर हो गया कब? 1991 के बाद। पहले पूरा सरकार द्वारा चलाया जाता था, फिर बीएसएनएल बना दिया गया। ऐसे ही हिंदुस्तान जिंक, अभी का एग्जांपल ले लो। हिंदुस्तान जिंक को कौन चला रहा है? वेदांता कंपनी। मतलब हिंदुस्तान जिंक इज कंप्लीटली प्राइवेटाइज्ड। पब्लिक सेक्टर कंपनी को सेल कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर को। ये क्या पढ़ा रहे हो सर? डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ा रहा हूं। डिसइन्वेस्टमेंट इज अ टूल फॉर प्राइवेटाइजेशन। अच्छा सर, एक चीज हम आपको बोले अगर और पूछे अगर, सोचो एक बार जो मैं बोल रहा हूं, कि अगर आज अपन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, मैंने आपने मिलके क्या किया, एक कंपनी का नाम ले लेते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम, चलो और ले लो इंडियन ऑयल, उसके शेयर्स अपन ने खरीद लिए, तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके शेयर्स अगर खरीद लिए, वो भी तो प्राइवेट सेक्टर के पास जा रहा है ना, तो वो भी डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब वो भी प्राइवेटाइजेशन हुआ क्या? नहीं। अपन जब 100 रुपए का, 200 रुपए का, 1 लाख रुपए का शेयर खरीद रहे हैं किसी कंपनी का, ऐसा थोड़ा है उस कंपनी के ओनर अपन बन गए, उसका मैनेजरियल पावर अपने पास आया क्या? क्या उसके अंदर अपन ओनर बन गए क्या? एक कंपनी का पार्ट बन गए क्या? रनिंग पार्ट में, ऑपरेटिंग पार्ट में नहीं बने। बट डिसइन्वेस्टमेंट, स्ट्रैटेजिक सेल में ऐसा होता है कि कंपनी का अपन हिस्सा बन जाते हैं। क्या बोल रहे हो सर? मैं अब आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं, स्ट्रैटेजिक सेल और माइनॉरिटी सेल। जैसे मैंने आपको हिंदुस्तान जिंक का एग्जांपल दिया, जैसे मैंने आपको बीएसएनएल का एग्जांपल दिया, वैसे ही अब सुनो, स्ट्रैटेजिक सेल की बात कर रहा हूं मैं। अगर मान लो रिलायंस, टाटा, बिरलास एक्सेट्रा आते हैं और बोलते हैं यार ये वाली कंपनी में खरीद रहा हूं, इसके 60% शेयर खरीद लो। रिलायंस 60% पैसा उस कंपनी में लगा देता है, पब्लिक सेक्टर, उसको आप बोलोगे स्ट्रैटेजिक सेल। स्ट्रैटेजिक सेल जब 51% से ज्यादा कंपनी शेयर्स खरीद ले, प्राइवेट सेक्टर कंपनी शेयर्स खरीद ले पब्लिक सेक्टर कंपनी के, इसके अंदर डायरेक्ट सेल होती है। डायरेक्टली 1 जने, 2 जने या 10-12 जने पार्टनर्स को बेचा जाता है, और इसके अंदर मैनेजरियल कंट्रोल पूरा उनके पास ले जाता है। भाई अब अंबानी चलाएगा उस कंपनी को। बट माइनॉरिटी सेल में, माइनॉरिटी सेल में जब अपन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऐसे जरियों के थ्रू, या फिर अभी जो एक ग्रो ऐप ऐसे करके आ गए, इसके थ्रू अपन अगर खरीदते हैं कोई शेयर्स, when less than 49% of shares of public sector is sold to private sector openly, कोई भी खरीद सकता है, तो एक जना नहीं, करोड़ों जने वो शेयर्स खरीद रहे हैं। इसमें भी तो प्राइवेट सेक्टर आ रहा है, बट इसमें सिर्फ हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल ऐसा करते हैं, ऐसी कंपनियां करती है क्योंकि उनको पैसों की जरूरत होती है, मैनेजरियल एक्सरसाइज की नहीं, पैसों की जरूरत होती है। तो इसके अंदर पब्लिक ऑफर होता है। ये क्या है सर? जब शेयर्स बेचे जाते हैं उसको पब्लिक ऑफर बोलते हैं। एंड इसके अंदर देयर इज नो शिफ्ट इन मैनेजरियल पावर, मैनेजरियल पावर स्टिल रिमेन्स विद पब्लिक सेक्टर। ये क्या पढ़ाया सर? स्ट्रैटेजिक सेल और माइनॉरिटी सेल। एक बारी के लिए अगर आपको इसका जस्ट अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने के बाद आप देखना स्क्रीन पे इसका क्वेश्चन आएगा। इसका क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया, मतलब आपके लिए एक बार स्ट्रैटेजिक सेल और माइनॉरिटी सेल की लैंग्वेज के साथ टॉपिक क्लियर है। ये कहां पे लिखना है सर? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, घुमा फिरा कुछ नहीं आएगा।
अभी आते हैं टॉपिक पे कि 1991 में सर टाटा बिरला अंबानी की जरूरत क्यों थी, मतलब व्हाट वाज द नीड ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन की जरूरत इसलिए थी गाइस बिकॉज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो इस साल से पहले 1950 से लेके 1990 में काम कर रही थी, उनका परफॉर्मेंस बहुत पुअर था, रिजल्ट बहुत पुअर था। दूसरा, करप्शन और इनएफिशिएंसी। ये क्या है सर, उस टाइम पे करप्शन और इनएफिशिएंसी बहुत ज्यादा थी, मतलब हर नेता बोलता था ये मेरी इंडस्ट्री, ये मेरी इंडस्ट्री, तो वो करप्शन लेके आता था। और इनएफिशिएंसी मतलब कि जो वहां के मैनेजर और ये काम करे थे, इतना अच्छा रिजल्ट आउटपुट नहीं मिल रहा था, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को लाना जरूरी था। तीसरा कारण, उस वक्त इंडस्ट्रीज बहुत कम थी। क्यों? हर नेता, हर पॉलिटिशियन अपनी मोनोपोली बना के बैठा था, ये रेलवेज मेरा है, ये वाली कोल पेट्रोलियम इंडस्ट्री मेरी है, इसमें कोई नहीं आएगा। तो हर जगह पब्लिक मोनोपोलीज बनी हुई थी कि भाई ये मेरा है, मेरा है। तो पब्लिक मोनोपोलीज क्या कर रही थी? पब्लिक मोनोपोलीज कंपटीशन ही नहीं करने दे रही थी। मॉडर्नाइजेशन कैसे होगा भाई? ऐसे कारणों के कारण इट वाज अ स्ट्रिक्ट नीड फॉर कि प्राइवेटाइजेशन हो, प्राइवेट सेक्टर आए। अब आप एक काम करो, इस टॉपिक का और इसका डिसइन्वेस्टमेंट का एक क्वेश्चन देखो ये स्क्रीन पे। तो अब हम आते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन पे। देखो, प्राइवेटाइजेशन अभी अपन ने पूरा पढ़ लिया, स्ट्रेटेजिक सेल हुई, इसके फायदे क्या हुए आखिर देश को? अब फायदे सबसे ज्यादा जो देश को हुए वो हुआ, अपन ने क्या पढ़ा था कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी जितनी भी थी वो सारी परफॉर्मेंस बहुत पुअर कर रही थी। तो पहला फायदा, प्राइवेट सेक्टर आते ही एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस बहुत बढ़ गई। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर का, और ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेट सेक्टर टाटा बिरला अंबानी ये सब प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। मतलब कि ऑब्वियसली हर प्राइवेट सेक्टर का मकसद ही एक है कि उनका प्रॉफिट बढ़े, तो परफॉर्मेंस बहुत इंक्रीज हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज, जब तक सरकार थी 1950 से लेकर 1990 के बीच में, तब तक जितना भी काम होता था पहला ऑब्जेक्टिव रहता था सोशल इंटरेस्ट, भाई गरीबी मिटाओ, बेरोजगारी मींस पॉवर्टी रिमूव करना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, इन सब पे फोकस रहता था। अभी प्राइवेट सेक्टर आते ही क्या चीज हुई? सुप्रीमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब सोशल इंटरेस्ट अब इग्नोर किया जा रहा था। अच्छा सर, ये तो डीमेरिट भी हुआ, बिल्कुल ये डीमेरिट भी हुआ, पर ये मेरिट भी हुआ उस टाइम के अकॉर्डिंग। 1991 में ये मेरिट अपन एक बार पढ़ते हैं, नेक्स्ट इसको मैं डीमेरिट में भी पढ़ाऊंगा, बट रादर अभी एक बार अपन मेरिट लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले सिर्फ एक जने के पास 4 रास्ते 5 रास्ते होते थे, भाई कोल, पेट्रोलियम, सिर्फ इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूं मैं। अब प्राइवेट सेक्टर आते ही बहुत सारे सेक्टर्स ओपन होने लग गए, ये भी इंडस्ट्री खोलो, इलेक्ट्रॉनिक्स भी ओपन करो, ऑटोमोबाइल भी ओपन करो। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, मेनी न्यू इंडस्ट्रीज ओपनड अप which increased opportunities of investment। लोगों का दिमाग खुला यार, वो भी तो बहुत बढ़िया रास्ता है इन्वेस्ट करने का, तो अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़े। नेक्स्ट, प्रमोट्स कंज्यूमर सोवरेनिटी। ये पता है बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कंज्यूमर सोवरेनिटी क्या है। मींस मैं इसको सिंपल वे में समझाता हूं। सोवरेन कंज्यूमर क्या होता है? आज अगर मैं मेरी चॉइस से कुछ चीज खरीद सकता हूं, मेरे को सोवरेन, एज ए सोवरेन कंज्यूमर बोला जाएगा। तो आज की डेट में भी प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करना चाहता है? जो कंज्यूमर मांगता है। ये 1991 में प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद ही चालू हुआ है। पहले प्रोडक्शन होता था जो प्रोड्यूसर चाहता था बनाना, पहले वो बिकता था जो पब्लिक सेक्टर बनाता था, अब वो बिकता है जो कंज्यूमर मांगता है। मतलब इसको बोलते हैं कंज्यूमर सोवरेनिटी। व्हेन चॉइसेस ओपन अप, व्हेन वोटिंग्स ओपन अप, व्हेन द प्रोडक्शन स्टार्ट्स एज पर कंज्यूमर डिमांड्स। ओके, ये है कंज्यूमर सोवरेनिटी। तो ये मेजर मेरिट्स हैं प्राइवेटाइजेशन के। डीमेरिट आप लोग खुद भी सोच सकते हो। पहला जो मैंने अभी बोला, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, गरीबी, इन सब से क्या टाटा बिरला अंबानी एक्सेट्रा को मतलब है क्या? नहीं, वो प्राइवेट सेक्टर है, तो गरीबी से क्या मतलब, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने से क्या मतलब, उनको तो प्रोडक्शन पे फोकस करना है। अच्छा, नेक्स्ट, एब्जेक्ट पॉवर्टी, बड़ा शानदार पॉइंट है। रिच जो है प्राइवेटाइजेशन के बाद, रिच स्टार्टेड गेटिंग रिचर एंड पुअर स्टार्टेड गेटिंग पुअरर। ये लाइन देखो इस डायग्राम से, मतलब ये एक छोटा सा डायग्रामेटिक व्यू पॉइंट बनाया है। ये क्या बता रहा है? अनबैलेंस्ड ग्रोथ, मतलब पुअर तो पुअर की गिनती और बढ़ती गई, पॉवर्टी और बढ़ती गई, किसके कारण? प्राइवेटाइजेशन के कारण। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं, रीजनल इनइक्वालिटी। हर रीजन अलग अलग तरीके से ग्रो होने लग गया। मतलब यहां पे बिल्कुल आज भी अपन देख सकते हैं मुंबई दिल्ली बिल्कुल ही अलग दिखता है, और दूसरे जो देश है, मतलब दूसरे जो अपन बात करें सिटीज हैं, वो बिल्कुल अलग ही दिखती हैं। तो अगर मैं बात करूं रीजनल इनइक्वालिटी, तो एक रीजन में तो ग्रोथ बहुत ज्यादा है और एक रीजन में, मतलब कहने का मतलब दूसरे रीजन में अनइक्वल ग्रोथ है। दिस हैपेंड ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। ये इसका मैक्सिमम आपको कोई डिटेल में क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये आपने सिर्फ पॉइंट्स पढ़ लिए, इनफ है। तो इसी का स्क्रीनशॉट खींचो। सो गाइज, अब अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? नवरत्ना। ये क्या है नवरत्नास?
नवरत्नास देखो नाम से ही पता पड़ रहा है, 9 रत्न। एक्चुअल में 1991 से पहले 9 ऐसी पब्लिक सेक्टर की भी इंडस्ट्री थी जिनसे बहुत शानदार जीडीपी इकोनॉमी में रेज हुआ है। मतलब अगर मैं बात करूं कि ऐसी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी है जिन्होंने 1991 से पहले, मतलब 1950 से 1990 के ड्यूरेशन में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो दोज 9 ज्वेल इंडस्ट्रीज आर, देखो ये नाम है, क्या क्या नाम है एक बार अपन थोड़े बहुत याद रख लेंगे। पेट्रोलियम के नाम याद रख लो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम। ये 3 तो पेट्रोलियम कंपनी मतलब ऑयल कंपनीज थी जो कि बहुत अच्छा जीडीपी दिया जिसने इकोनॉमी को। नेक्स्ट भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL। नेक्स्ट SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। टोटल मिला के ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 इंडस्ट्रीज है जिनको बोला जाता है नवरत्नास। तो नवरत्नास पे हो सकता है एक MCQ आ जाए जो फिलअप में आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नवरत्ना, ऐसा करके एक क्वेश्चन आ सकता है। डिटेल क्वेश्चन तो इसके चांसेस बहुत कम है। ओके गाइस, तो अब देखो प्राइवेटाइजेशन हमारा हो गया, ठीक है, लिबरलाइजेशन हमने पढ़ लिया पिछले वीडियो में। ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन वर्ड का पता है, एक बार सुनते ही मीनिंग दिमाग में जरूर आ जाता है, मतलब ग्लोबल होना। मैं इसका एक डेफिनेशन बता रहा हूं, उस डेफिनेशन में 2 वर्ड इसके सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो ग्लोबलाइजेशन के लिए सबसे जरूरी है। ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन है, ध्यान से देखना, इट मींस इंटीग्रेशन एंड इंटरडिपेंडेंस, इंटीग्रेशन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इसका क्या है? इंटीग्रेशन और इंटरडिपेंडेंस। आज आप लोग देख लो, अपन लोग चाइना पे डिपेंडेंट है, जापान पे डिपेंडेंट है, टेक्नोलॉजी के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, एक तरह से डिपेंडेंसी है। बहुत सारे देश अपने ऊपर डिपेंडेंट है, इंडिया के ऊपर स्पाइसेस को लेकर, मतलब कि स्पाइसेस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, इसके लिए अपन लोगों पे डिपेंडेंट है। तो इससे इंटरडिपेंडेंस से क्या है, दोनों कंट्रीज के बीच में एक रिलेशन बनता है जो कि टूट नहीं सकता। अगर वो रिलेशन इंटरडिपेंडेंस दोनों की क्रिएट हो गई, इट विल लीड टू ग्लोबलाइजेशन, और 10 नई चीजें, वहां की लाइफस्टाइल, वहां की टेक्नोलॉजी, ये सब हमारे को मिलती है और हम भी हमारी चीजें उनको दे पाते हैं। इंटरडिपेंडेंस, इंटीग्रेशन, आपस में दोनों का ऐसा रिश्ता बनना जो कि टूटता नहीं है, इंटीग्रेट होना, एक दूसरे के भरोसे चलना। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, प्राइवेटाइजेशन के लिए है डिसइन्वेस्टमेंट एक टूल। इसी स्लाइड के नेक्स्ट स्लाइड में मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, विच इज अ टूल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, विच इज आउटसोर्सिंग। गाइस नेक्स्ट वाली स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है, आउटसोर्सिंग। उससे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए होता क्या है, वो तो पढ़ लिया। ग्लोबलाइजेशन के लिए हमारी भारत सरकार ने किया क्या क्या, मतलब व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज विच प्रमोटेड ग्लोबलाइजेशन। पहली स्ट्रैटेजी, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट 51% कर दी। ये क्या थी सर? सरकार ने बोला सारे लोगों को कि अब आप चाहो विदेश में जाके कंपनी खरीद सकते हो, कितने प्रतिशत? 51% आप विदेश में कंपनी खरीद सकते हो। अच्छा सर, ये 51% मतलब क्या ऐसे बाउंडेशन आज भी है क्या? नहीं, आज तो 100% है। 51% से 100% अलाउंस हो गया है। अच्छा, 51% होता क्यों है, इससे क्या नुकसान है? एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग कभी भी कोई बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं, खरीदते हैं, उसके लिए चाहिए होता है डॉलर। डॉलर के रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं आरबीआई को, तो डॉलर की कमी ना हो इसलिए सरकार इसको लिमिट को कम रखती थी, अभी भी रखती है काफी। बट अगर मैं बात करूं उस टाइम में सरकार ने क्या बोला? सरकार ने बोला भाई अभी प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्रीज करना है, ग्लोबलाइजेशन करने की बहुत जरूरत है, इक्विटी लिमिट बढ़ा दी 51%, मतलब एक भारतीय इंसान जाके विदेश में 51% तक कंपनी खरीद सकता है। इक्विटी लिमिट मतलब इक्विटी शेयर्स, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अपन, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी कर दी सरकार ने। अब इसका क्या मतलब है सर? देखो, अगर आज मान लो मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं, वैसे है नहीं बट अपन प्रैक्टिकल बात करें, मेरे अकाउंट में अगर 1 करोड़ रुपए, क्या मैं 1 करोड़ का पूरा डॉलर खरीद सकता हूं क्या? नहीं, कभी नहीं। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी सरकार फिक्स करती है कि 70% होगी। 1 करोड़ का 70 लाख का डॉलर ही मिलेगा, 1 करोड़ का 80 लाख का डॉलर ही मिलेगा। मतलब कि एक कन्वर्टेबिलिटी सरकार फिक्स करती है। उस टाइम पे अगर मैं बात करूं 1990 से पहले कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी बहुत कम थी, सरकार ने उसको पार्शियल कर दिया। पार्शियल मतलब सरकार ने उसको 50% तक कर दिया कि अब आप 1 रुपए का अगर चाहते हो तो आपको 50 पैसे का डॉलर तो मिलेगा। मींस अगर 1 करोड़ किसी के अकाउंट में, तो वो 50 लाख तक का डॉलर कन्वर्ट करा सकता था। किसके लिए? इट इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, डिविडेंड और इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए। अगर विदेश से कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है उसके लिए भी कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी पार्शियल कर दी। और रेमिटेंस, मतलब कि जैसे आज रेमिटेंस क्या होता है, मान लो मेरे पेरेंट्स हैं वो चलो मैं ऑस्ट्रेलिया रह रहा हूं, मेरे पेरेंट्स इंडिया रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से जब मैं उनको इंडिया में पैसा भेजूंगा उसको बोलते हैं रेमिटेंस। तो रेमिटेंसेस अलाउ कर दिए टू मीट फैमिली एक्सपेंसेस, इसको बोलते हैं पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी। ये भी दूसरी स्ट्रेटजी थी ग्लोबलाइजेशन की। तीसरी देखो, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। सरकार ने बोला अब ट्रेड पॉलिसी बदलेंगे नहीं,
कब बोला? 1991 में। ट्रेड पॉलिसी अब 5 साल के लिए एक ही बना दो। इससे क्या होता है, जो ट्रेडर होता है वो लॉन्ग टर्म तक सिक्योर रहता है। भाई अब पॉलिसी तो बदलने वाली है नहीं, एक ही रहने वाली है, तो सरकार ने ट्रेड पॉलिसी बना दी लंबे समय के लिए। ओके नेक्स्ट, रिडक्शन इन टैरिफ, ये तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। सरकार ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे टैक्सेस बहुत कम कर दिए, लोग भी फ्री हो गए यार, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, इससे रिलेशंस बहुत स्ट्रांग हुए, ग्लोबलाइजेशन हुआ। नेक्स्ट, विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। एक काम करो, ये चैप्टर देखना, चैप्टर नंबर 4 IPR 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। सरकार ने क्या किया था? कोटाज लगा दिए थे, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन 1956 में। 1991 में वो हटा दिए कि भाई जो क्वांटिटी आपको विदेश से मंगानी है टेक्नोलॉजी की, मंगाओ, जो आपको गुड्स मंगाने हैं, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है, विड्रॉल हटा दिया था क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन को। ये है स्ट्रैटेजीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लैंग्वेज तो पढ़नी पड़ेगी, तो देखो ये क्वेश्चन इसका परफेक्ट लैंग्वेज में। तो अब देखो ये आउटसोर्सिंग टॉपिक, आउटसोर्सिंग बेसिकली होता क्या है? देखो आज मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लो एक बार एक टॉपिक समझ लेते हैं अपन, कि कोई भी ऐसी सर्विस उठा लो जो किसी और कंपनी की अपन लोग कर रहे हो। जैसे अब चलो एग्जांपल ले लेते हैं, एक कंपनी आज ये मार्कर बना रही है, इसका क्या काम होगा कि भाई मैन्युफैक्चरिंग, एक तो फैक्ट्री, उसके बाद सेल्स करवाना, उसके बाद नेक्स्ट काम होगा कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज बनाना, कि भाई किसी को दिक्कत आ रही हो नहीं आ रही, मतलब कि ऐसे इसके 4-5 पैनल है, 4-5 काम है। उनमें से एक काम अगर अपन लोग इंडिया वाले कर लें तो, मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया, ऐसे विदेशी कंपनियों के, मतलब अब्रॉड कंपनीज के कुछ काम अपन लोग करें तो इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। कोई सर्विस अपन लोग प्रोवाइड करें उनको। आज आईटी इंडिया में इतना आउटसोर्स होता है, मतलब इंडिया ऐसी डेस्टिनेशन मानी जाती है, तो बेस्ट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन मानी जाती है। तो अल्टीमेटली आउटसोर्सिंग क्या है? एक बॉन्ड, एक रिलेशन, एक इंटरडिपेंडेंस बनाता है एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ। अच्छा, आउटसोर्सिंग पहले बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आउटसोर्सिंग इट मींस प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंट्रीज। आउटसोर्सिंग इंक्लूड्स बेसिकली बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसको अपन लोग कॉमनली कॉल सेंटर भी बोलते हैं, बीपीओस, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग शॉर्ट में केपीओ, टीचिंग सर्विसेज, डॉक्टर सर्विसेज, ये बहुत सारी अपन रिसीव भी कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया से और अपन लोग दे भी रहे हैं। इससे एक इंटीग्रेशन, इंटरडिपेंडेंस बनती है, एंड इट इज अ टूल, इट इज अ टूल फॉर ग्लोबलाइजेशन। अभी अपना क्या हो गया? प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं तीनों के एलपीजी के, मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो अब आते हैं, देखो मेरिट्स और डीमेरिट्स एलपीजी के, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के क्या फायदे थे, क्या नुकसान थे। पहला तो एलपीजी के बाद इकोनॉमी वाइब्रेंट इकोनॉमी बन गई थी। देखो ये वर्ड जो है ना, इनको मत लूज किया करो, इंडियन इकोनॉमिक्स में ये वर्ड बहुत जरूरी होते हैं। वर्ड यही लिखना, वाइब्रेंट इकोनॉमी, मतलब अपना जीडीपी जो है सीधा 8% से बढ़ने लग गया एलपीजी आते ही। तो जीडीपी इंक्रीज बाय 8% आफ्टर 1991। उसके बाद स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब अपना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा और नए नए तरीके की इंडस्ट्रीज आई। उस टाइम पे ही लॉन्च हुई है आईटी इंडस्ट्रीज 1991 के बाद ही। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एमएनसीज, ये प्राइवेट सेक्टर के बाद ही आई है। तो स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। नेक्स्ट, अ चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट, ये भी फायदा है कि फिस्कल डेफिसिट, सरकार के जो खर्चे हैं वो हमेशा से ज्यादा रहे हैं और कमाई हमेशा से कम, मतलब एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन रेवेन्यू। इट मींस इट इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट, मींस व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर मोर देन गवर्नमेंट रेवेन्यूज। अब फिस्कल डेफिसिट जो है वो कम हो गया, किसके द्वारा? प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद। फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस फ्रॉम 8.5% था पहले, वो कितना हो गया? 5.5% ऑफ टोटल जीडीपी। पूरे जीडीपी का पहले 8.5% अपन नुकसान में जाते थे पूरे देश के जीडीपी का, अब उसके बाद 1991 के बाद 5.5%, 5.5% हो गया वो। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन के बारे में चेक, चेक ऑन इन्फ्लेशन। प्राइसेस में भी काफी फर्क आया, प्राइसेस मतलब जो बहुत ज्यादा हाइक हो रही थी पब्लिक सेक्टर के अंदर, तो उस प्राइसेस में भी बहुत फर्क आया। इन्फ्लेशन में चेक आया, 2011 में अपना इन्फ्लेशन चलता था 6 से 9% के बीच में, मतलब हर साल करीब करीब 6-9% के बीच में प्राइसेस बढ़ती थी। अब 2017 में ये लमसम रिकॉर्ड हुआ है 2.9, मतलब 2.9%। सो दिस इज अगेन अ मेरिट। और मैंने आपको क्या बोला था, अभी बोल रहा हूं, एग्जामिनर, कॉपी चेक करने वाले को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट यही लगता है, क्या चीज, कि भाई अब जो वो फिगर्स देखेगा ये वाले, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगती है यार, एटलीस्ट बच्चे को ये फिगर्स भी याद है। फिगर्स जरूर ये थोड़े बहुत याद रखना। अच्छा, एक पॉइंट अभी मैंने पढ़ाया, वापस आ गया, वो कंज्यूमर सोवरेनिटी। कंज्यूमर आज की डेट में अपनी खुद की चॉइसेस रख सकता है, प्रोड्यूसर वही बनाएगा जो कंज्यूमर बोलेगा, तो कंज्यूमर सोवरेनिटी बड़ी आई। नेक्स्ट, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर बहुत ज्यादा बढ़ा क्योंकि दूसरे देशों से रिलेशंस बहुत ज्यादा बढ़े, वहां से चीजें यहां आने लगी, यहां के स्पाइसेस ये सब वहां बिकने लगे, तो डॉलर आया, बहुत आया।
तो इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर की गुल्लक, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने बढ़ते गए। एंड लास्टली अपना मार्केट, पहले मोनोपोली मार्केट था, कब सरकार के हाथ में जब था तो हर जना बोलता था ये रेलवेज मेरा, ये मेरा, हर नेता के हाथ में एक मार्केट था। अब वो कॉम्पिटिटिव मार्केट बना, कॉम्पिटिटिव मार्केट से फायदा ये हुआ मॉडर्नाइजेशन आया, नए नए प्रोडक्ट्स आए। ये सब तो मेरिट्स हैं, इसके क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा नहीं है, बट अपन मेरिट्स में एक बार सिर्फ ये टाइटल पॉइंट्स और अंदर 2 या 3 लाइन अपने मन से एक बार फ्रेम करके लिख दें तो भी चलेगा। इसका क्वेश्चन, इस टॉपिक का क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं। मेनली डीमेरिट्स का पहला पॉइंट, पूरे एलपीजी चैप्टर में आपने दोनों वीडियोस अगर देख लिए हो, ये पूरे एलपीजी चैप्टर में कहीं पे भी एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी का नाम आया क्या? नहीं आया ना। इंडस्ट्रीज के बारे में बात हुई, प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम दी, तो देयर वाज अ कंप्लीट नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो पहले मुनाफे दे रहे थे ना, उनको अब कम कर दिया, सब्सिडीज ऑन एग्रीकल्चर वाज रिड्यूस्ड। एंड एमएसपी पॉलिसी जो चालू करी थी सरकार ने, उसमें भी काफी कटौती करी। कहने का मतलब है उसमें भी बहुत डिक्रीज किया। तो नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कैसे नेग्लेक्ट हुआ, जस्ट ये पूरा टॉपिक खत्म होते ही देखना, इसका एक क्वेश्चन अभी आपके सामने आएगा जिसका डिटेल्ड आंसर है। तो ये क्वेश्चन सीधा आ सकता है, हाउ एग्रीकल्चर सेक्टर appeared to be backwardness या appeared in backwardness after 1991, तो उसका आंसर कैसे लिखना है ये आप देखना, 3 या 4 मार्क्स में आ सकता है। एक बार आगे पढ़ते हैं फिर आप ये क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट सेकंड डीमेरिट एलपीजी का हुआ अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। प्राइवेट सेक्टर को फायदा कहां होगा, गांव में या शहर में? ऑब्वियसली शहर में, जहां पे उसको टेक्निकल नॉलेज मिलेगी, जहां पे उसको उसकी लेबर बहुत हाई क्लास मिलेगी, नॉलेजेबल लेबर मिलेगी, वो फायदा अर्बन सेक्टर में था। तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर के आते हैं अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। मुंबई, दिल्ली, ये सब चीजें, ये सब शहर बढ़ते गए, दूसरे शहर जो छोटे छोटे गांव थे वो और पीछे जाते गए। नेक्स्ट चीज इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म, देश प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद ही थोड़ा सा कॉलोनीज में बढ़ चुका है। ये भाई रिचर का सेगमेंट है, ये पुअरर का, बस्तियां उसके बाद से ही ज्यादा दिखने लगी हैं। तो इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म हुआ है, रिच अलग ही सेगमेंट दिख रहा है, कॉलोनी बढ़ गई, और पुअर अलग ही सेगमेंट दिख रहा है। ये प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद ही हुआ है। नेक्स्ट लॉपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस, लॉपसाइडेड मतलब अनबैलेंस्ड, वही वाला पॉइंट, इसको आप ये भी बोल सकते हो रीजनल इनइक्वालिटी, मतलब एक शहर तो इतना आगे बढ़ रहा है और एक शहर में कोई ग्रोथ नहीं है। जहां पे प्राइवेट सेक्टर को मुनाफा दिखेगा, प्राइवेट सेक्टर वहीं हाथ डालेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेट सेक्टर उसी इंडस्ट्री में जाएगा, प्राइवेट सेक्टर उसी शहर में जाएगा, तो लॉपसाइडेड हो गया। एक जगह बढ़ी नहीं रही है देश की और एक जगह देश के अंदर बहुत इंक्रीज होती जा रही है, तो दिस वाज लॉपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस। ये नहीं लग रहा है तीनों पॉइंट इंटरकनेक्टेड है? बिल्कुल है। अच्छा सर पूरा क्वेश्चन आने के चांसेस है क्या? आ जाए तो और बढ़िया, आपका लिखने का काम कम होगा, 4-5 पॉइंट ही तो लिखने हैं, लिखने का काम कम होगा, 2-2 लाइन ही लिखनी पड़ेगी। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं लास्ट पॉइंट पे, कल्चरल इरोजन। अपना जो कल्चर, इंडियन कल्चर है, वो धीरे धीरे करके प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद भी आज भी धीरे धीरे इरोड, खत्म होने लग गया। इंडियन कल्चर स्टार्टेड लूजिंग इट्स मार्केट। एंड अपन बात करते हैं हर चीज में, सिर्फ इसमें नहीं, खादी आज की डेट में एग्जिस्टिंग ही नहीं है, तो कल्चरल बहुत इरोड हुआ, कल्चर जो इंडियन कल्चर था वो पूरा खत्म होने लग गया। अब सिंपल अगर मैं आपको क्वेश्चन यहां पे दूं एग्रीकल्चर का, सिर्फ एग्रीकल्चर का, तो इसमें 4 मार्क्स का लिख सकते हो क्या? कैसे लिखना है प्रॉपर लैंग्वेज, ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट खींचो। होप सो गाइस ये वीडियो देखने के बाद आपका इंडियन इकोनॉमिक्स का फियर थोड़ा बहुत कम हुआ होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। गाइस अगर आपको और डेटा चाहिए या फिर आपको मेरी बुक परचेस करनी है जिसमें ये ऑलमोस्ट सारा डेटा सही तरीके से गिवन है एमसीक्यूज और एग्जाम पेपर के साथ, तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे या मेल आईडी पे अपना मैसेज ड्रॉप करके और डिटेल्स बता के उसे भी ले सकते हैं।